नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो आरआरबी ग्रुप डी का जो 14 दिसंबर को एग्जाम हुआ है, साइंस के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तंत्रिका, माफ कीजिएगा, कौन सा केंद्रीय तंत्रिका, ठीक है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग कौन सा है? तो इसमें जो देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो भाग होता है मेनली अगर कहा जाए तो वो होता है मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड। और इसमें भी आप देख लीजिए किसमें किसमें दिया है, मस्तिष्क तो दिया नहीं, स्पाइनल कॉर्ड दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोग को पूछा जाएगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट होता है, तो ये रहा मस्तिष्क, इस तरह से हम लोग का दिमाग होता है, और ये जो नर्वस सिस्टम होता है, जो रीढ़ की हड्डी होता है, स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं, ये दोनों मिल के सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड। मस्तिष्क दिया रहता है तो मस्तिष्क हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र क्या है? तो आवर्धन यानी कि मैग्नीफाइंग का सूत्र जो वो पूछा गया था, ये क्या है? तो आवर्धन को हम लोग डिनोट करते हैं एम से, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ, ठीक है, एच नॉट कर दो, ठीक है, एच नॉट ये होता है। या फिर इसी को हम लोग लिखते क्या? माइनस का भी बटे यू। ये दोनों में से जो भी आपका ऑप्शन में था वही सही हो जाता। तो यहाँ पे दोनों ही को मेंशन किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल और कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन के बारे में सही कथन को आपको चुनना था। कौन सा कथन सही कथन? तो चलिए देखते हैं सही कथन इसमें कौन कौन सा है, देख ली। पहला है, केवल पादप कोशिका में सेल वाल पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं। बिल्कुल, पादप कोशिका में ही सेल वाल पाया जाता है, जंतु कोशिका में सेल वाल नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन नहीं, जंतु कोशिका में सेल वाल होता ही नहीं है। पादप कोशिका में सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होता है, बिल्कुल सही है। सेल वाल भी होता है पादप कोशिका में और सेल मेम्ब्रेन भी होता है, जबकि जंतु कोशिका में सेल वाल होता है। यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है, जंतु कोशिका में सेल वाल नहीं होता है। पादपों और जंतुओं दोनों कोशिकाओं में केवल सेल वाल होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर सिर्फ एक ही हो जाएगा, कौन सा? केवल पादप कोशिकाओं में सेल वाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट का उपयोग क्यों किया था? तो देखिए, ट्रू ब्रीडिंग जो होता है ना, प्लांट का उपयोग इसलिए किया था कि ये हम लोग आगे जो जेनेटिकली समझ सकते हैं इस पौधों को, ठीक है। एक पौधा जैसे कि प्लांट डाले, वो खत्म हो गया, फिर दूसरा आया, तो इसको हम कई पीढ़ियों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी इसको समझने के लिए इसको किया था, ठीक है। ये किया था निश्चित एवं शुद्ध लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी समझने के लिए इसको किया था। यही होता है ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर का। और देखिए इसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो ब्लू कलर से लिखा है उसको आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 2 मिनट में 100 मीटर चलता है, 1000 मीटर चलता है, माफ करना, और फिर बिंदु सी तक 400 मीटर दूरी 2 मिनट में तय करता है। अच्छा, वापस फिर आ जाता है, ठीक है। देखिए क्या बोला गया है कि एक जो व्यक्ति है ए से बी बिंदु तक 2 मिनट में 1000 मीटर चलता है और फिर वापस आ जाता है बिंदु सी तक। अब इसको ऐसे समझिए, देखिए यहाँ पे मान ली पॉइंट ए है यहाँ पे, अब ये ए से बी तक यहाँ तक चला, जो कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1000 मीटर है, ठीक है। अब ये व्यक्ति यहाँ तक गया और फिर ये वापस आ जाता है, ठीक है, कितना? 400 मीटर। ये जो वापस आ गया कितना? 400 मीटर, ये वापस आ गया बिंदु बी तक। तो अब बोला गया कि व्यक्ति का औसत जो वेग होता है वो निकालना। तो औसत वेग बराबर जाते हो कुल दूरी डिवाइडेड बाय कुल विस्थापन डिवाइडेड बाय कुल समय, यही तो लगता है। तो कुल विस्थापन जो अब मेरे पास कितना है? 600 मीटर बचा है, और कुल समय कितना बचा? 2 मिनट यहाँ लिया है और 2 मिनट यहाँ लिया है, 4 मिनट लिया है। तो 600 बटे 4 कर दो, तो 600 और बटे यहाँ गया 600 और डिवाइडेड बाई 4, और दोनों को कर देंगे 600 बटे, और 4 मिनट में दिया है, माफ करिए 4 मिनट में दिया है, तो इसको सेकंड में पहले चेंज करना है, यूनिट बहुत जरूरी देखना, ठीक है। तो 240 सेकंड हो जाएगा। अब इसको कर दो, तो 600 डिवाइडेड बाई 240 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड लगभग इसका मान आ जाएगा इतना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि मानव शरीर में लिपिड और प्रोटीन की छटनी यानी कि छटाई कौन करता है? तो एक ही चीज, एक ही ऑर्गेनल है जो कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक पुलिस ऑफ सेल, ठीक है। वो कौन सा है? गोल्जी बॉडी। किसको कहाँ भेजना है, कहाँ इसको पैकेजिंग करना, भेजना, ठीक है, मैनेज करने का जो काम होता है ना, वो गोल्जी बॉडी का होता है, यानी कि गोल्जी एपरेटस भी बोल दीजिए इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, लेड का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो लेड का हम लोग बोलते हैं प्लम्बम, पीबी से हम लोग लिखते हैं इसको, ठीक है, ये प्लम्बम होता है। और इसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है ये पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाता है पीबी, प्लम्बम। अच्छा, ये तो रासायनिक प्रतीक अभी लेड का पूछा है। अब आने वाले समय में रेलवे का जैसे नियम है, अब ये रासायनिक प्रतीक से पूछेगा, या तो फिर साइंटिफिक नेम, जैसे पीरियडिक टेबल में जो भी तत्व को दिया गया है 108, उसमें से साइंटिफिक नेम से कितना दिया गया है ये। तो चलिए हम लोग दोनों को पूरी तरह से देख लेते हैं, जितना भी दिया है सारा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग गोल्ड का। गोल्ड इसको हम लोग बोलते हैं ऑरम, और इसी ऑरम से ही लिया गया है एयू को, इसका पहला और दूसरा लेटर को लिया गया, ठीक है, ऑरम। ये लैटिन भाषा
से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चमकती सुबह या सुनहरा सुबह, ठीक है, चमकती सुबह या सुनहरा सुबह, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सिल्वर, इसका लैटिन भाषा में इसका नाम दे दिया है क्या, अर्जेंटम, और इसी का अर्जेंटम का ए और जी से लिया गया है ये वाला वर्ड ए जी, ठीक है। और ग्रीक भाषा में इसको आर्गस कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हम और 2-4 पढ़ देते हैं, बाकी आप लोग पढ़ लीजिए क्योंकि समय बहुत ज़्यादा खींचा जाएगा, ठीक है। चलिए सोडियम, सोडियम का हम लोग जो लैटिन वर्ड है वो है नेट्रियम, ठीक है, और इसी का नेट्रियम के एन से ही इसका नाम सोडियम नेट्रियम पड़ा है, ठीक है, सोडियम दिया गया है, ठीक है। इसी तरह से एक हाथ आ जाता है पोटासियम, पोटासियम का जो लैटिन भाषा में नाम होता है केलियम, और इसी के नाम से पहला लेटर के से इसको नाम दे दिया है पोटासियम, ठीक है। बस यही इसका जो पहला लेटर है, इस तरह टंगस्टन है, हीलियम का देख लीजिए, वैज्ञानिक नाम देख लो थोड़ा सा, ठीक है। चलिए सीएम तो ट्यूरियम, ठीक है, एनओ को नोवेलियम बोला जाता है, SF को कैलिफोर्नियम, देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है जिस बार NTPC दिया गया था कैलिफोर्नियम का और एक रदरफोर्डियम, ये दोनों ही पूछा गया था, ठीक है। तो कैलिफोर्नियम RF का हो जाता है रदरफोर्डियम, तो ठीक है। इसी तरह से जितना भी है यहाँ पे हम मेंशन किए हुए, आप लोग इसको एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम समय के कारण नहीं बता पा रहे, आप लोग को पूरा पढ़ नहीं पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ओम का नियम क्या कब मान्य होता, तो ओम का नियम बताया जाता है कि जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट का, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो ओम का नियम उसको कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, जब चालक का तापमान स्थिर रहता है, बिल्कुल ये सही है। जब चालक का तापमान बढ़ता है घटता है, ये सब ये तीनों ही नहीं हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा जब चालक का तापमान जो होगा ना स्थिर होगा, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किया गया कार्य 100 जूल है और आवेश 5 कूलम है तो विभवांतर कितना होगा, तो नहीं निकाल पाओगे, V बराबर W डिवाइडेड बाई Q से, ठीक है। तो अब यहाँ पे W का वैल्यू दे रखा है, वर्क डन कितना दे रखा है 100 जूल, और चार्ज कितना दे रखा है 5 कूलम, तो 100/5 कर देंगे तो 20, ठीक है, वोल्ट आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्लाज्मोडियम किस विधि द्वारा प्रजनन करता है, तो प्लाज्मोडियम जो होता है ये यानी कि मल्टी फ्यूजन के द्वारा करता है, बहु विभाजन के द्वारा किया जाता है, इसका ये करता है प्रजनन। अब इस तरह से अभी तक आप देखिएगा हर शिफ्ट में लगभग हर दिन कम से कम लगभग सब शिफ्ट में कोई शिफ्ट छूटा होगा, लेकिन सब में दिया गया ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, या तो ये फ्यूजन के बारे में, बाइनरी फ्यूजन के बारे में, बडिंग के बारे में, या फिर डिफ्यूजन के क्या उसको बोलते हैं कर अभी आगे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग पूरा भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण अलैंगिक प्रजनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, बाइनरी फ्यूजन। अब ये बाइनरी फ्यूजन होता कब है, जब जनक कोशिका 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। इसका उदाहरण क्या है, अमीबा है, पैरामीशियम में बैक्टीरिया है। फिर आता है मुकुलन यानी कि बडिंग, इसमें शरीर के किसी भाग में एक कली निकलता है और वो फिर टूट के गिरता है और वो एक अलग ही अपना एक नया जीव बना लेता है, ठीक है। और इसका उदाहरण क्या, हाइड्रा हो गया और ईस्ट हो गया, हाइड्रा और ईस्ट। इसी तरह से आता है खंडन, फ्रेगमेंटेशन, ये शरीर के किसी एक पार्ट में टूट जाता है और उससे एक नया जीव बना लेता है, जिसमें इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पायरोगैरा और प्लेनेरिया, एग्जाम्पल जरूर याद रखना, ठीक है। फिर इसी तरह से आता है रीजेनरेशन, ठीक है, कटे हुए किसी भी या क्षतिग्रस्त किसी भी पार्ट से एक नया जीव बना लेता है, ठीक है। फिर आता है बीजाणु स्पोर, ठीक है, इस पर क्या होता है, इस पर विशेष संरचना यानी कि बीजाणुओं का प्रजनन होता है इसमें, और इसका कवक हो गया, मॉस हो गया, फर्न हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम 5 पढ़ दिए, आप लोग जितना भी है यहाँ पे और 10 तक दिया गया है सब पढ़ लेना एक बार, ठीक है। यहाँ पे देख लो ना, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। यदि A, B, C का pH मान क्रमशः दे रखा 3, 7 और 5, तो बस यहीं पे हो गया। तो जो A होगा ना वो हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, B जो होगा ना वो हो जाएगा न्यूट्रल, और C जो होगा ना वो होगा हाईली बेसिक हो जाएगा। A हाईली एसिडिक हो जाएगा, B हाईली बेसिक हो जाएगा, और C हाईली बेसिक हो जाएगा और B हो जाएगा उदासीन, ठीक है। तो यही आपको ऑप्शन में भी दिया होगा। चिप्स को ऑक्सीकरण और नमी से बचाने के लिए पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है। देखिए जो भी, अब हम यहाँ पे दावे के साथ एक चीज़ बोल सकते हैं कि जो भी व्यक्ति, टीचर इसको जो सेट कर रहा है ना ग्रुप डी का क्वेश्चन, वो पक्का चिप्स खा रहा होगा, एकदम बैठ के चिप्स खा के बना रहा। हर शिफ्ट में इसको पूछा गया है, चिप्स का पैकेट में कौन सा गैस डाला जाता है, नाइट्रोजन गैस को चिप्स के पैकेट में क्यों डाला जाता है। ये ना एकदम चिप्स खा रहा है, जब भी क्वेश्चन सेट करते जैसे उसको दिमाग जाता है ना, अरे हम तो चिप्स वाला पूछने भूल गए, तो बस धड़ाक से डाल देता वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन गैस, एकदम चिप्स खोखा होगा वो आदमी। चलिए नेक्स्ट देखिए, द्रव्यमान संरक्षण लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का नियम किसके द्वारा दिया गया है, तो किसके द्वारा दिया गया था, तो एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर के द्वारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिया गया है, ठीक है। जब कोई वस्तु समान वेग से गति करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। जब कोई वस्तु समान वेग से गति करता है
तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जब समान वेग से गति कर रहा है तो गलत को पूछा गया। त्वरण शून्य होता है, हाँ कांस्टेंट को शून्य हम लोग मान सकते हैं, मान लिए, ठीक है। तो इसका त्वरण शून्य होता है। VT ग्राफ एक्स एक्सिस में होता है, बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा भी गया, रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। फिर वेग और समय का गुणनफल त्वरण होता है। वेग और समय का गुणनफल यानी कि वेग और समय का गुणनफल क्या होता है बताइए? वेग और समय का गुणनफल होता है डिस्प्लेसमेंट, ना कि त्वरण होता है, ठीक है। ये आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। वस्तु द्वारा समान दूरी समान समय पे तय करता है, ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि उसका जो ग्राफ होता है ना ये इस तरह से निकल, यानी कि समान दूरी समान समय पे जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग उद्योगों में किस उद्देश्य से किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का जो प्रयोग होता है उद्योगों में, तो धातुओं के दरार यानी कि क्रैक्स के पहचानना, मशीनों में दोष ढूंढना, ठीक है, या फिर सफाई, ये सब चीज़ों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आपको ऑप्शन में शायद दिया गया था क्रैक्स को ढूंढना, ठीक है। किसी पदार्थ के कणों की गति के कारण दूसरे पदार्थ में अपने आप मिल जाना क्या कहलाता है? तो देखिए ये क्या कहलाता है, इसको बोला जाता है डिफ्यूजन, और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण होता है। यानी कि जब कोई हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में कण होता है और अगर कहीं पे लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो हाई से लो की ओर जाएगा, ये बढ़ेगा, उसी को बोला जाता है डिफ्यूजन, ठीक है। चलिए अगला है, अमीबा में जनन के दौरान कोशिकाएं किस प्रकार से विभाजित होती है? अभी बताएं, सब 10 था, लगभग 10 हम बता चुके हैं कि किस तरह से विभाजन होता है। तो अमीबा में कौन सा हो जाएगा? तो बाइनरी विभाजन होता है, ठीक है, इसका हो जाएगा बाइनरी फ्यूजन। चलिए नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए इसको जब CaCO3 को गर्म करते हैं, यानी कि कोई एक, मान लीजिए ये X कोई है, ठीक है, अब इसको गर्म करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में दो में विभक्त हो जाता है, मान लेते हैं X, Y और Z में टूट जाता है। तो इस जो प्रक्रिया हो, तो ये क्या हो रही है, यहाँ से यहाँ तक टूट रहा है, पहले एक था सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट था, अब टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो हो जा रहा है। तो ये टूट रहा है मतलब डिकम्पोज हो रहा है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है, इसी को कैल्सिनेशन कहा जाता है। अब आपके ऑप्शन में कौन सा था, थर्मल डिकम्पोजिशन था या फिर कैल्सिनेशन था? बस ये दोनों में से कोई एक दिया होगा, आपको टिक करना था। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व अभिक्रियाशीलता श्रेणी यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम और तांबे के बीच आता? तो एल्यूमिनियम और तांबे यानी कि कॉपर के बीच में जो कौन सा आता है ये आपको ढूंढना था, ठीक है। तो देख लो पहले एल्यूमिनियम को, देखो पहले कहाँ पे, तो ये रहा एल्यूमिनियम यहाँ ऊपर में, ये रहा एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम और कॉपर के बीच में बोला गया, ठीक है, एल्यूमिनियम यहाँ पे और कॉपर को देख लो, कॉपर कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉपर, अब यहाँ पे कॉपर ऊपर में था एल्यूमिनियम, अब देखो इसके बीच में हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके बीच में लेड है, आयरन है, जिंक है, ठीक है। तो जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन, ये चार चीजें, ये चार चीजों में जो भी आपको ऑप्शन में दिया गया था वही हो जाता आंसर, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जिंक दे रखा था, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिंक हो जाता। चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन सा कथन स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सही है? तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन सही है ये आपसे पूछा गया था। यह कभी गतिज ऊर्जा में नहीं बदलती, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में ही संचित रहता है, ठीक है। यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, तो मास पे तो डिपेंड करता ही है, जब द्रव्यमान पे कैसे नहीं करेगा, ठीक है, सही है, तो ये भी सही है। इसका मान पृथ्वी की सतह पर शून्य होता है, तो इसका जो मान होता है पृथ्वी की सतह पर शून्य होता है, बिल्कुल इसका मान देखिए, पृथ्वी की सतह पे पोल पे जो होता है ना, अब यहाँ से इसको ऐसे नहीं पकड़ पाइएगा, आप लोग पकड़िएगा जी से, तो ये जो जी होता है, जी का मान पोल पे जो है ना मैक्सिमम होता है, ठीक है, मैक्स होता है, और ये इक्वेटर होता है यानी कि पृथ्वी की सतह जिसको बोलते हैं इक्वेटर, इक्वेटर पे इसका मान 0 होता है, जी का मान। तो अगर इक्वेटर पे इसका मान 0 हो जाता है तो ये पूरा का पूरा 0 कर देगा, जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगा। इसका मान पृथ्वी की सतह पर शून्य होता है, ये सही हो जाएगा, ये भी सही है, ये सही हो जाएगा। या केवल गतिमान वस्तुओं में होता नहीं, गतिमान वस्तुओं में तो काइनेटिक एनर्जी होता है ना कि पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे पूछा गया है कथन स्थिति ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे शायद क्वेश्चन में गड़बड़ होगा, यहाँ पे होना चाहिए सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं, इसको सुधार लीजिएगा। हमको मिला है क्वेश्चन इसी तरह से, लेकिन इसको क्वेश्चन पूछा गया था कि सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ये सही नहीं है, बाकी सब तीनों ये तीनों सही है। चलिए 2 में आते हैं। एक वस्तु विराम अवस्था से चलना शुरू करता है और 5 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त करता है। वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाएगा? अच्छा, अंतिम वेग पूछा, यानी कि इसका पूछ दिया है, u तो आपको दे दिया है, लेकिन v हमसे पूछा गया है, तो u बराबर 0 दे दिया है,
और यहाँ पे क्या दे दिया, समय दे दिया 5 सेकंड और एक्सेलरेशन दे दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग को भी निकालना है, तो हम लोग पता है गति के पहला नियम v बराबर क्या बोलता है, u + at बोलता है, जो कि यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं। ठीक है, तो u तो मेरा 0 हो गया, ये तो इसका कहानी खत्म। अब a × t कर दो सिर्फ, तो a मेरे पास दे रखा है 2 मीटर और t दे रखा है 5 सेकंड, और दोनों ही यूनिट में है। ठीक है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अपघटन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखिए पिछले जस्ट शिफ्ट में पूछा, इस शिफ्ट में पूछ दिया इसी से। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी अभिक्रिया है जब, अच्छा ये उष्मा शोषी उष्मा से, ठीक है, इसी से भी देख लेते हैं हम अभी एग्जांपल दिए थे, जब x को हम लोग तोड़ते हैं और y और z दो बन जाता है, तो आपको हम एक हथौड़ा दे देते हैं और एक इतना बड़ा पत्थर दे देते, तो बोलता है इस पत्थर को तोड़ो। तो क्या करोगे आप, जब तोड़ोगे तो आपके शरीर से एनर्जी, आप कहीं से एनर्जी लोगे ना, लोगे। आप जब एनर्जी लोगे तभी तो इसको तोड़ पाओगे ना। इसको तोड़ के इसमें और इसमें कर देंगे तो ये क्या हो जाता, ऊष्मा शोषी, यानी कि इसको हिंदी में बोला जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। आप एनर्जी लोगे शरीर से तब इसको तोड़ोगे, नहीं तो आप तोड़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपके पास जब एनर्जी होगा, एनर्जी लोगे तभी तो इसको पत्थर को तोड़ पाओगे। तो यही वाला है, इसको और इसको तोड़ने के लिए इसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से, बाहर से मिलता है। तो ऊष्मा शोषी यानी कि इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि ऊष्मा को शोषित करता है। ये ऊष्मा लिया तब जाकर के ये दो में टूटता है। तो इसको डिकम्पोजिशन होने के लिए क्या होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी कि इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, इसका आंसर भी हो जाता है कौन सा, इंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें ऊष्मा का आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अवतल दर्पण में यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका है। ठीक है, और कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, निम्न में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए होता है, तो अपना डीएनए होता है। ठीक है, खुद का डीएनए तो प्लास्टिड के पास होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, केंद्रक के पास भी होता है, लाइसोसोम के पास नहीं होता है। ठीक है, तो ये तीनों के पास होता है। और यहाँ पे पूछा किसमें होता है, फिर से ये क्वेश्चन या तो यहाँ नहीं पूछा होगा किसमें नहीं होता है, ये इसमें क्वेश्चन में तो इसमें हो जाएगा लाइसोसोम। ठीक है, और अगर यही क्वेश्चन पूछा है तो इसमें तो सब में होता है। हम किसको बोले, निम्न में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए होता है, प्लास्टिड में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, केंद्रक में भी होता है, तीनों में होता है। ये क्वेश्चन होगा नहीं होता है, लेकिन हमको जो क्वेश्चन मिला है इसी तरह मिला है। ठीक है, तो इसका जो होगा ना, इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। और अगर ये एग्जामिनर इस तरह से नहीं दिया है तो ये क्वेश्चन फिर उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस तीनों में होता है और कोई स्पेशल कंडीशन भी नहीं दे रखा है कि इस कंडीशन में। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, ये अगर यहाँ पे नहीं होगा तो। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व सीसा लेड को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर लेड को प्रतिस्थापित नहीं कर पा रहा है यानी कि वो लेड से कम रिएक्टिव होगा, इसी कारण से। तो देख लो पूछा गया निम्न में से कौन सा तत्व सीसा को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा। तो कौन सा तत्व है जिसका रिएक्टिविटी जो होगा वो सीसा से यानी कि लेड से कम होगा। तो अब यहाँ लेड खोजो, सबसे पहले प्लम्बम खोजो, कहाँ पे, ये रहा प्लम्बम लेड। अब इससे नीचे ये जो जितना है, अब इसी में से कोई एक होगा, उठाओ। हाइड्रोजन नहीं दिया हुआ, कॉपर दिया हुआ, हाँ कॉपर दिया हुआ पहले, बस इसको मारो। बाकी सब जितना है ना सब इसको ऊपर वाला होगा। देखिए मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये तीनों इससे हाईली रिएक्टिव है, ये तीनों विस्थापित कर देगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक पर लगने वाला वोल्टेज दोगुना कर दिया जाता है, वोल्टेज को दोगुना कर दिया जाता है तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ओम के नियम के अनुसार बोला गया है, तो हम लोग जानते हैं ओम का नियम क्या है, V = IR होता है। अब बोला गया क्या, वोल्टेज को दोगुना कर दे रहा है। अगर हम इसको दोगुना कर दे रहे हैं और यहाँ स्पेशल कंडीशन भी कुछ नहीं दिया है, कर दिया जाए तो धारा यानी कि करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। करंट भी दोगुना हो जाएगा, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन यहाँ पे नहीं मेंशन किया, लेकिन होना चाहिए इसको, कि जब ये R को रेसिस्टेंस को कांस्टेंट रखा जाएगा तो ये जो है ना करंट भी दोगुना हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोगुना हो जाएगा करंट, कब, जब R को कांस्टेंट रखा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। बहुत कुछ छोड़ा है यहाँ पे, उसको मेंशन कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, जल में शर्करा को मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, शर्करा घुल जाएगा और क्या होगा, होमोजेनियस सॉल्यूशन बन जाएगा। एथेनॉल की प्रकृति क्या होती है। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया था ना, ये गजब का क्वेश्चन है। एथेनॉल एसिडिक भी हो सकता है, लाइटली एसिडिक, लाइटली बेसिक और उदासीन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मुख्यतः जो मुख्य कंडीशन में होता है ना, वो उसको उदासीन ही माना जाता है। ठीक है, अब देखो अब एग्जाम में इसका आंसर की में क्या आंसर देता है, ये वैसे ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और इसके लिए हम यहाँ पे तीनों को मेंशन कर दिए कि क्यों कब कब होता है। इसमें भी होता है, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। देखिए अति दुर्बल क्षार में इसका जो है ना pH जो होता है 7.33 होता है। दुर्बल अम्ल कब होता है, देख लो, जब ये HIN हाइड्रोजन गैस छोड़ता है, जब ये रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस कब छोड़ता है, जब वो अम्ल होता है। ठीक है, उदासीन आप जानते हैं H+ और OH नेगेटिव आयन नहीं निकालता है जब रिएक्शन करता है तो। और ये तीनों ही रिएक्शन हम यहाँ पे इसलिए दे दिए ताकि आप लोग समझ पाएँ। अब देखो आंसर की क्या बोलता है इसको, आर्किमिडीज के सिद्धांत
के अनुसार उत्प्लावन बल का मान किसके बराबर होता है? तो उत्प्लावन बल का मान जो होता है वो किसके बराबर? तो उत्प्लावन बल का मान वस्तु के विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। एसीटोन, जिसको पेट्रोल या फिर इत्र हथेली पे रखते हैं तो हमें ठंडक महसूस क्यों होता है? क्योंकि ये द्रव शीघ्र वाष्पीकरण यानी इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, और जिस कारण से हमें ठंडक महसूस होता है। सरीसृप यानी कि रेप्टाइल में लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो टेम्परेचर से होता है। एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर होता है उसके थ्रू हम लोग लिंग का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ वही चीज़। पौधे जमीन से क्या लेते हैं? तो पौधे जमीन से जल और खनिज को लेंगे, और क्या लेंगे? जल और खनिज को। पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? तो पुष्प के किस भाग में? ओवरी में होता है, ओव्यूल में, ठीक है। निम्न में से कौन सा कार्बन यौगिक विद्युत का अच्छा चालक है? तो कार्बन का एक यौगिक है कौन सा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है एक इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा चालक होता है। यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होता है? तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा जो होता है ना, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जो होता है ये बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों के बराबर होता है। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बराबर होता है मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट है स्वैच्छिक क्रियाएं यानी कि वॉलंटरी एक्शन किस पर निर्भर करता है? तो देखिए वॉलंटरी एक्शन जो होता है ना वो मस्तिष्क के सेरेबेलम विच इज द प्राइमरी कंट्रोल सेंटर ऑफ वॉलंटरी एक्शन, ठीक है। अब सेरेबेलम तो दिया नहीं है, तो सेरेबेलम में होता है कौन सा? मोटर नर्व, इसी के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। बाकी ये जो तीनों है ये हो जाता है ए वॉलंटरी एक्शन को दर्शाता है, ये तीनों, ठीक है। बाकी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। चलिए नेक्स्ट देखिए शिफ्ट थर्ड में, मादा का अनिषेचित अंडाणु कितने दिनों तक जीवित रहता है? यहाँ पे एक छुटा हुआ है, यहाँ लिख लेना शरीर के अंदर, ठीक है। मानव शरीर के अंदर कितने दिनों तक जीवित रहता है? तो ये 24 घंटा यानी कि 1 दिन तक। निम्न में से कौन सा एक अधातु नॉन मेटल है? तो देखिए आयरन धातु, एल्यूमिनियम धातु है, गोल्ड धातु है, हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनों को साझा करने पर सहसंयोजक बंधन कैसे बनता है? देखिए सहसंयोजक बंधन जो होता है नॉन मेटल में बनता है, और इलेक्ट्रॉनों को साझा करके, इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा शेयरिंग करके बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सक किस दर्पण का यूज करते हैं? तो आप लोग को पता होगा, कई बार पढ़े होंगे, अवतल दर्पण का, कनकेव मिरर का यूज करते हैं। जब कोई वस्तु स्थिति में या गति में होती है तो उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो अभी बताइए, उसको यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा एनर्जी कहा जाता है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। चलिए नेक्स्ट है, पेड़ की जड़ और तने की ऊपरी सिरों पर लंबाई की वृद्धि के लिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू जो होता है वो, जिसको हम लोग बोलते हैं शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए और विद्युत धारा को भी आधा कर दिया जाए तो उस पर शक्ति कितना हो जाएगा? तो हम लोग को पता है पावर का फॉर्मूला पता है, I²R होता है। पावर का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, इसमें एक I²R भी होता है। तो अब बोला गया इसको भी आधा कर दे रहा है, इसको भी आधा कर दे रहा है, दोनों को आधा करके देख लो। तो I को आधा कर देंगे तो क्या बनेगा? तो I/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे पूरा हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई है R का भी हम लोग R/2 कर देते हैं। तो इसको करेंगे जब हम लोग I को, तो I²/2 हो जाएगा, I²/4 हो जाएगा, माफ करना। तो I² यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, कहीं पे दूसरा जगह पे लिखते हैं, यहाँ I²/4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा R/2। अब दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? I²R डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8, I²R डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, और V बराबर I²R। इसको अगर हम लोग हटा देते हैं तो क्या बचेगा? 1/8 बचेगा, यानी कि इसका 1/8वां भाग हो जाएगा, ठीक है, 1/8वां भाग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, देखिए परमाणु द्रव्यमान दे रखा 27, न्यूट्रॉनों की संख्या दे रखा 14, ठीक है। तो 14 को अगर मैं इससे घटा देंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है। और पूछा गया कि कौन सा, तो तत्व कौन सा होगा? अब 13 किसका होता है? तो एल्यूमिनियम का होता है, ठीक है। अब अगर यहीं पे पूछ देता इसके परमाणु द्रव्यमान के जगह पे परमाणु संख्या अगर लिख देता 27 है और उस पर न्यूट्रॉनों की संख्या दे देता 14 है, ऐसा होगा नहीं क्योंकि उसको मिलाना पड़ता है। अगर इस तरह रहता तो न्यूट्रॉनों की संख्या 14 हो जाता, तो दोनों को मिला दो, तो 27 और 14 क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 20 और 10 30, 30 और 11 31, 31। और 31 किसका होता है? 31 किसका होता है? गैलियम का होता है, ठीक है। तो गैलियम का हो जाएगा 31, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, गैलियम का ही होता है 31, तो इसका आंसर हो जाता है गैलियम, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन में दिया है उसके अनुसार ये हो जाएगा एल्यूमिनियम। निम्न में से कौन सा मादा प्रजनन अंग का हिस्सा है? मादा प्रजनन अंग का हिस्सा कौन सा है, ये पूछा गया था। तो टेस्टिस तो नहीं होगा, भास, तो इसका हो जाएगा यूटेरस यानी गर्भाशय।
चलिए नेक्स्ट है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार कोई वस्तु पानी में तैरता है, इसका मुख्य कारण क्या है? अब कोई वस्तु पानी में तैरता है, उसका मुख्य कारण क्या है? आपको ऑप्शन में दे रखा था कि पानी का जो डेंसिटी होता है वो वस्तु के डेंसिटी से ज़्यादा होगा या फिर वस्तु का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम होगा, ये दे रखा था। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया आर्किमिडीज का, इसमें ऑप्शन देने कोई लॉजिक नहीं बनता ये वाला। ये तो नॉर्मली हम कहीं भी दे सकते हैं। जब यहाँ पे आप आर्किमिडीज मेंशन कर दिए तो उस हिसाब से ऑप्शन डालिए, क्योंकि वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसके भार के बराबर या अधिक होता है। ये इस तरह का अगर ऑप्शन में डालता तो वो एक इसके अनुसार सही समझ में आता। उटपटांग क्वेश्चन भी डालता है, क्या बोले, तो आप लोगों को जो ऑप्शन में दिया था ये दिया था कि जो वस्तु का जो डेंसिटी है वो पानी से कम होगा, यही आपका था, जबकि होना चाहिए इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि किसी कण का कोणीय वेग 3 रेडियन पर सेकंड है और वह 1.5 मीटर त्रिज्या पर स्थित है तो रेखीय वेग और कोणीय वेग का अनुपात, देखिए रेखीय वेग और कोणीय वेग, जबकि हमको का अनुपात पूछा गया है तो कोणीय वेग दे दिया तो हमको रेखीय वेग निकालना पड़ेगा। रेखीय वेग को हम लोग कैसे भी से डिनोट करते हैं, तो v बराबर आर ओमेगा। अब हमको दे रखा है क्या, आर का वैल्यू दे रखा है 1.5 मीटर, तो 1.5 और कोणीय वेग दे रखा है 3, 1.5 इंटू 3 करेंगे तो 4.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब अनुपात निकालते हैं तो v ओमेगा कर देते हैं, तो हमको निकाला कि कितने हैं रेखीय वेग का 4.5 और दिया गया है हमको कोणीय वेग का 3 तो 3 दोनों को कर देंगे तो 3:2 निकल जाएगा इसका आंसर। अब ये निकला कैसे, यहाँ से तोड़ना, आप लोग मैथ तो जानते होंगे, ये तो तोड़ ही लेंगे 4.5। जब 4.5 को पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 10 आएगा, ये 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 45:30 हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब आप किसी किताब को मेज पर रखते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर खींचता है और ऊपर मेज की ओर एक बल लगता है, न्यूटन का कौन सा गति नियम है? तो तीसरा गति नियम हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया बराबर दिशा में और अपोजिट दिशा में हो रहा है। निम्न में से कौन सा गोलीय दर्पण के अंतर्गत नहीं आता है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है, प्रिंसिपल एक्सिस आता है, फोकस आता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू नहीं आता है। ठीक है, यदि प्याज के ऊपरी भाग को काट दिया जाए तो जड़ों में वृद्धि क्यों नहीं होती? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक एपिकल मेरिस्टेमेटिक को ही हम लोग नष्ट कर देते हैं, इस कारण से नहीं हो पाता। तो गाइस ये आज का क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।